आज हमारे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बिहार के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, बिहार के राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी कौशल पांडे। पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। अब जानना ये चाहेंगे आपसे कि बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पहले मौका दिया। सर्वप्रथम आपका जो टॉपिक है बिहार में शिक्षा, रोजगार। शिक्षा बिहार में पहले से स्थिति मजबूत हुई है। आप समझ सकते हैं, मैं सर्वप्रथम 2000 में सर्व शिक्षा अभियान किया गया। नीतीश जी के रीजन में जब सर्व शिक्षा अभियान जब हुई और होने के बाद बिहार में पंचायत शिक्षकों की बहाली हुई। पंचायत शिक्षकों की बहाली वो एक माइलस्टोन आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। उससे सर्व शिक्षा अभियान धीरे धीरे पंचायत शिक्षक में तब्दील हुआ और आज बिहार में बीपीएससी के माध्यम से और नियोजन के माध्यम से 6 लाख शिक्षक आज है। शिक्षा में बदलाव कुछ कारणों से आज देखा जाए तो शिक्षा जहाँ पे भी स्कूल है लगभग 90% स्कूल जीर्णोद्धार हो गए हैं और उनका रख रखाव, उनकी बिल्डिंग, उनकी व्यवस्था पहले से अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और मजबूत हुआ है। गांव में भी आप जाएंगे तो शिक्षा पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। शिक्षा बेहतर और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है अभी? स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। स्वास्थ्य का भी विधि व्यवस्था आपके बिहार में अच्छा ही है। कहा जाए कि अभी आप कहीं पे भी देखेंगे सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो लोगों का ज़्यादा अफेक्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रहा है। सरकार ने बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन भी किए हैं। आशा की बहाली हुई है, डॉक्टरों की बहाली हुई है, उस स्वास्थ्य विभाग में बदलाव हुआ है। लेकिन जिस स्थिति में होनी चाहिए आज वो स्थिति में उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। कहा जाए तो अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है। अच्छा, रोजगार का कैसे देखते हैं आप? जो पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है बिहार में, इसके चलते युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं। कहीं कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई चेन्नई जा रहा है। आप स्थिति देखेंगे ही होंगे कि युवाओं के रोजगार और पलायन के मुद्दों पर जब खबर पत्रकारों के द्वारा चलाया गया, जैसे एक शख्स का नाम भी लेंगे हम, मनीष कश्यप के द्वारा चलाया गया, उनको ऐसे एफआईआर कराए गए और उनको हिरासत में लेकर जेल में डाला गया। तो क्या लगता है कि बिहार में रोजगार है युवाओं के लिए? नहीं, ये तो आपका कथन बिल्कुल अनुचित है। बिहार में रोजगार है, ढूंढने की भी आवश्यकता, और वर्तमान समय में सरकार फ्री में लोगों को ज़्यादा उपलब्ध कराने की प्रयास कर रही है। अगर उस जगह पे फैक्ट्रियां खोली जाती तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता। अभी नीतीश जी के सरकार में भी वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि इन्होंने रोजगार के प्रति जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार योजना का सृजन किए। मुख्यमंत्री अति लघु उद्योग का भी सृजन हुआ। लोगों को आपको मैं याद करवाता हूं कि संसद चुनाव से पहले बिहार में एक स्कीम आई थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना, जिसके माध्यम से 2 लाख रुपए की राशि सरकार उपलब्ध कराती। वो भी उसकी मतलब उससे रिटर्न लेने की संभावना नहीं थी। आप सिर्फ रोजगार करें, आपको पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या किया गया कि उसको तीन टाइप में बांट दिया गया। प्रथम किस्त जो दिया गया वो 50,000 रुपये दिया गया। हर जिला में लगभग 600-700 हज़ार एक अच्छा आंकड़ा दिया, लेकिन लोगों ने इसका गलत उपयोग किया। सरकार ने उसको 50,000 रुपया जो प्रदान किया वो छोटा उद्योग लगाने के लिए किया गया कि आप कुछ भी बेचें, कुछ भी करें। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे कारगर सिद्ध हुए। कुछ योजना जो है सिर्फ लेके यूज करके ख़त्म हो गया। उसमें आज भी लोग जो है अभी भी उसका चौथे किस्त का मतलब तीसरे किस्त का भी आपादन नहीं हुआ। 1 लाख रुपए की भी राशि आई और जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो रोजगार मिला।
अभी देखिए कल परसों में जीविका के माध्यम से 10,000 रुपया महिला उद्योग योजना के नाम पे दिया गया। सरकार एक योजना ऑलरेडी चला रही थी, मुख्यमंत्री चला रही है, मुख्यमंत्री उद्योग के माध्यम से कि उद्योग दिया जाए, उसमें 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है महिलाओं के लिए। महिला हो, अति पिछड़ा हो, युवा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी प्रकार का, सभी को मुख्यमंत्री युवा उद्योग के माध्यम से, मुख्यमंत्री महिला उद्योग के माध्यम से, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्योग के माध्यम से, मतलब सभी लोगों के लिए 10 लाख रुपए की एक राशि मुफ्त की गई और उसे 3 भागों में विभक्त किया गया। प्रथम किस्त को आप मैन्युफैक्चरिंग का काम आप कर सकते थे, उसमें बहुत जगह कारगर हुए, जिनको रोजगार सही में कारगर नहीं सिद्ध होने का क्या कारण रहा? बहुत लोगों ने इसको मिसयूज कर लिया, पैसे की निकासी कर ली, पैसे लेकिन निकासी रोजगार कर ली नहीं। और रोजगार वो किए नहीं। उनको लगा कि ये सरकार के तरफ से माध्यम से 10 लाख रुपया आ रहा है भैया, उसमें 50% सब्सिडी है, तो 5 ही लाख रुपया हमको देना है, 5 लाख रुपया तो मेरा अपना पैसा। वो अगर 5 लाख रुपया सरकार अगर व्यवसाय करते, हाँ, अगर सहयोग के जो सरकार सहयोग कर रही थी, तो 5 लाख रुपया एक छोटे लघु उद्योग के लिए एक सफिशियंट अमाउंट है, लेकिन उस दिशा में काम नहीं हुआ। और मतलब जैसा सरकार चाहिए, जिस स्थिति से सरकार चाहिए कि प्रोत्साहन राशि देने के बाद लोगों का विकास होगा, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज किया और जिसका कारण रहा कि रोजगार बेरोजगारी में ही तब्दील रही है। पलायन की बात रहा तो ये हकीकत बात है कि आज बिहार के लोगों को बाहर में लोग सिर्फ लेबर ही समझते हैं। शुद्ध हिंदी में मजदूर कहिए, चाहे आप किसी पद पे बैठे हैं। जब आप घर से बाहर में हैं, एक परिवार आपका बाहर गया है कमाने के लिए, दूसरा परिवार आपके घर में है, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आप तीनों रूप से आप अपने आप को कमज़ोर समझिएगा। कोई घटना घट जाएगा, किसी तरह बात हो जाएगी, तो वो परिवार जो वहाँ पे काम करने के लिए गुजरात गया हो, उत्तर प्रदेश गया हो, चाहे कहीं पे भी गया हो, बेंगलोर गया है, तो सिर्फ लोगों को निर्माण करने के लिए, उनके अट्टालिकाएं बनाने के लिए बिहार के लोग गए हैं। खुद की अट्टालिकाएं नहीं बन पाई है। सरकार आज कुछ काम भी हो रहा है, आज विकास हो रही है, लेकिन इससे पूर्व में आप देखेंगे तो विकास नहीं हुआ है। लोगों की मूलभूत है कि जो शिक्षा है, देखिए आप बाहर जाएंगे तो एजुकेशन, शिक्षा जो है अभी भी बिहार में, या बिहार में नहीं, शिक्षा पद्धति है कि लोगों को शिक्षा पद्धति रटा रटाया मिल रहा है। अभी लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी लोग सिर्फ रट मार के एग्जाम देना पसंद कर रहे हैं, और जब एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो भी आप पढ़े हैं उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यही अगर बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज छोड़ दे रहे हैं। टेक्निकल, अगर हम टेक्निकल लोगों को पढ़ाते, अगर हमारा स्टूडेंट टेक्निकल अगर पढ़ाई किया होता, तो वो किसी न किसी फील्ड में अपना टेक्निक का यूज करते, जिससे रोजगार वो स्वतः योजना बनाता और योजना को सक्रिय करता। लेकिन यहाँ पे तो शिक्षा पद्धति अभी बदलाव हुआ है। अच्छा, अब बिहार में शराबबंदी 2016 से 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी नीतीश कुमार की सरकार ने लगाई, इसे कैसे देखते हैं? कितना सफल है शराबबंदी? आप इसको 50-50 कह सकते हैं। 50-50 कह सकते हो? शराबबंदी हुआ है, क्राइम भी कुछ कंट्रोल हुआ है, घर में लोग सुरक्षित माहौल महिलाएं कर रही है, डर है, प्रशासन का डर है, शराब पी के लोग बाजार में उत्पात नहीं मचा पाते हैं, बीच कहीं पे भी सार्वजनिक जगह पे शराब पी के लोग उत्पात नहीं मचा रहे हैं, जिससे क्राइम कंट्रोल में कंट्रोल हुआ है। 50% यही फायदा हुआ है। शराबबंदी कहीं ना कहीं गरीबों के लिए जो है अभिशाप बन गया। शहर के लोग, बड़े लोग शराब का सेवन बहुत आराम से कर रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के लोग सिर्फ जेल जा रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? मैंने आपको बताया ना, इसमें भी 50% सत्यता ही है। कितना नुकसान हुआ बिहार को, कितना फायदा हुआ? देखिए, आप इसके बहुत मापदंड हैं। हम एक मापदंड पे अगर कह के बात को अगर रखेंगे तो ये उचित नहीं होगा। आप समझिए, शराब जो बन रहा था, बिक रहा था, आज के समय में, आप कोरोना जैसे ही समाप्त हुआ, कोरोना के समय जब सारे चीज़ बंद हो गए थे, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी,
तो सरकार को टैक्स मेंटेन करने के लिए, अपनी भरपाई करने के लिए शराब की दुकानों को खोलना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि शराब सिर्फ वो शराब ही एक पेय पदार्थ नहीं है, हमारे आर्थिक और इकोनॉमी को वो एक मजबूती प्रदान करता है। आप 2016 में जब सरकार ने बंद किया, उस समय लगभग का जो आंकड़ा है 4000 करोड़ रुपया सालाना गई थी। प्रथम वर्ष का इसका नुकसान है। अभी क्या है, शराब लोग पी रहे हैं, इसमें नो डाउट है कि आप ऑन कैमरा तस्करी का जरिया तो बढ़ा बिहार में, तस्करी बढ़ा, धंधा बढ़ा बिहार में। हाँ, एक धंधा बढ़ा, एक धंधा बंद हुआ। जैसे जब शराब चल रहा था तो ठीक है, उस पर कंट्रोल होने की चीज़ थी, लेकिन वो तरीका होने का, जैसे गुजरात में भी शराब बंदी है तो वहाँ पे भी शराब मिलता है। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है वो मापदंड जो है उसका कुछ करके जो है शराब को चलित रहना चालू रखना चाहिए था। हाँ, रखना चाहिए था। इससे देखिए, आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो भ्रष्टाचार का जबरदस्त खेला हुआ है। एक वैसे वर्ग की उत्पत्ति हुई है जो तस्करी का काम करते थे। बिहार में 2016 के पहले शराब के मामले में तस्करी नहीं होता था। अभी लोग तस्करी कर रहे हैं। पीने की बात है, गरीब लोग जा रहे हैं, गरीब लोग बिल्कुल जा रहे हैं। लेबर क्लास के जो तबका लोग हैं जो पीते हैं, क्योंकि कभी सुने हैं कि नेता मंत्री का बेटा नेता मंत्री कहीं गिरफ्तार हुआ शराब में? तो मैंने आपको बोला ना कि इसमें एक मापदंड भ्रष्टाचार भी जबरदस्त बढ़ा है। तो नेता मंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर कहाँ पकड़े जाएंगे? जब वो पकड़े जाएंगे तो सेटलमेंट बीच रास्ते में हो जाएगा। सेटलमेंट किनका नहीं होगा? जो आम आदमी है, जो लेबर क्लास लोग है, जिसको आम तबके को। आज अभी जो जेल में बंद है, आप आंकड़ा देखेंगे, आप जो जेल में बंद है शराब के मामले में, वो सबसे ज्यादा छोटे क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, ये इन लोग ज़्यादा हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इस शराबबंदी से कहीं नुकसान होगा चुनाव में? बिल्कुल, हमें लगता है कि शराबबंदी पे नीतीश जी को समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये अगर शराबबंदी पे समीक्षा होगी तो जो लूप फॉल है शराबबंदी का वो बंद होगा। जो प्रशासनिक तौर पे जो उगाही का है, ये एक धंधा है। धंधा सिर्फ एक तस्करी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। सिर्फ धंधा, एक शराब तस्कर ही धंधा नहीं कर रहा है। शराब तस्करी को सहयोग करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक जो संरचना है, सभी लोग इस तस्कर में शामिल है। आप देखिए, आप किसी भी दिन देखिए, बिहार में 2016 में शराब बंद हुआ। मैंने एक खबर चलाई थी 3 दिन पहले। एक व्यक्ति थे जो बॉर्डर के क्षेत्र के व्यक्ति थे, वहाँ के पूर्व मुखिया थे। उन्होंने कहा कि शराब कोई जहाज से बिहार में नहीं आता है, शराब सड़क के माध्यम से ही जाता है और बिना पदाधिकारियों के मिली भगत के शराब जो है बिहार में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो जो आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन बातों में उनकी भी बातों की सत्यता नहीं। तो इसमें आप देखिए, बॉर्डर बनाया है, आप बाई रोड जा रहे हैं तो बॉर्डर है, लेकिन बिहार राज्य से सटे जितने भी प्रदेश हैं उनके बॉर्डर एरिया को आप देखिए, वहाँ तरक्की हो रहा है। हमारा जितना भी पैसा जा रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। आप समझिए, मैं आपको एक बात पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2016 में बंद हुआ शराब, आज 2025, 9 साल सरकार नीतीश कुमार, सारे डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास। फिर भी आप देखिए, ट्रक के ट्रक शराब पकड़ाई जा रही। जब बॉर्डर पार हो रहे तभी तो ट्रक के भी शराब पकड़े जा रहे हैं। जब शराब यहाँ पे, चलिए शराबबंदी से लेकर आते हैं। इस बार युवा, बिहार के युवा किस चीज पर वोट करेंगे? विकास पे वोट करेंगे, जात पे वोट करेंगे? जात बहुत जटिल। क्यों भाई, जात पे क्यों वोट करेंगे? जात बहुत जटिल बात और समस्या भी बिहार का सबसे बड़ा। जाति अच्छी चीज है, नो डाउट। सरकार ही जाति का समीकरण करवाती है, जाति का गणना करवाती है, तो वोट ये तो भी कहीं न कहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए और जात के नाम पे राजनीति करने के लिए ये क्या बिहार सरकार को क्या फायदा है कि जातियों का समीकरण करवा रहे हैं, जातियों का गिनती करवा रहे हैं? आखिर क्यों? देखिए, ये सही मायने दृष्टिकोण में देखा जाए तो जातीय समीकरण की आवश्यकता अपने देश में नहीं है। अपने देश में जो गणना हो वो आर्थिक आधार पे गणना हो,
भाई कौन मूलभूत सुविधाएं से आज के भी वंचित समय है। आजादी के बाद भी वंचित है, गन्ना उसकी होनी चाहिए, गन्ना रोजगार पे होनी चाहिए। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग नौकरियां से वंचित हैं। नौकरियां से वंचित है कि देखिए सरकारी नौकरी सबको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, ये हकीकत बात है, लेकिन सरकार के माध्यम से नौकरियां दिया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता रोजगार दिया सकता है। देखिए कृषि पे काम अगर जबरदस्त होता तो हमारा राज्य आज भी कृषि प्रधान ही राज्य है और कृषि पे लोग ही डिपेंडेंट है, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं। अच्छा, एक चीज और बोलेंगे कि ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बौखलाहट में सभी कार्यों को कर रहे हैं? जिस तरीके से एक तरफ तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की बात करते हैं, बिजली 200 यूनिट मुफ्त देने की बात करते हैं, उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, उसके बाद तुरंत नीतीश कुमार का बयान आता है, सरकार का बयान आता है, चुनाव के वक्त में बयान आता है कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, जो 400 रुपये का पेंशन है वो पेंशन को 1100 रुपये बढ़ा के कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि ये राजनीतिक दांवपेच है? चुनाव सर पे है तो होगा तो राजनीति ही, विकास अगर होना होता तो पहले से ही होता। 2005 में जब मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए थे ना, उस समय उनका एक अलग स्ट्रेटजी था, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। 2014 सरकार बदलने की आवश्यकता है? नहीं, पहले हम कंप्लीट करते हैं। 2014 मोदी जी का अचानक प्रधानमंत्री पद से आना, नामित होना, और बिहार में उसके बाद से विकास नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति हुआ। सरकार बनाई गई, सरकार गिराई गई, गठबंधन किए गए, गठबंधन से हटे गए, कहीं ना कहीं जाके अभी भी स्टेबिलिटी अगर सरकार में माना जाए तो अभी स्टेबिलिटी, अगर देखिए आप समझिए सभी जगह से बयान दिए जाते हैं, सब मंच पे जहाँ पे भी मोदी जी का आगमन होता है वहाँ नीतीश जी का भी आगमन होता है, और सब जगह से इस चीज को सिर्फ विकास का ही बातें करते हैं मंच से, लेकिन विकास नहीं पहुंचता लोगों तक। सच्चाई यही है, ये हकीकत है। इस बार नवादा की राजनीति क्या लगती है आपको? कि नवादा की राजनीति में जिस तरीके से मर्यादाओं को भी तार तार किया जाता है, हो रहा है, आप देख रहे हैं, गाली गलौज से लेकर मंच से धमकियां तक दी जा रही है, तो क्या लगता है नवादा की राजनीति कैसे रहेगी इस बार? बहुत उलटफेर होगा नवादा की राजनीति में, और पुराने चेहरे फिर से मैदान में है, नए चेहरे का कोई बात ही नहीं चल रहा है। पुराने चेहरे देखे जाएंगे, वादाएं बहुत हो रही है, लेकिन हकीकत है कि नवादा में उलटफेर होगा। अभी राजबल्लभ जी आए हैं, मैं किसी भी पार्टी पे नहीं बात कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहना पड़ेगा कि नवादा में उन्होंने अभी एक, आप देखेंगे कि गोवर्धन मंदिर बना है, मंत्री जी रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन वो मंदिर सदैव रहेगा। 5 विधानसभा है, कहीं पे एक वैसा जगह पे नवादा में निर्माण नहीं किया गया जो नवादा का गौरव भविष्य में प्रतीत हो, तो नवादा में तो बहुत उलटफेर होना है। हालांकि 2 ही परिवार के लोग तो नवादा में राज करते हैं, नवादा विधानसभा में। हाँ, ये तो सही बात है कि तो बिहार में प्रशांत किशोर तीसरा जो है विकल्प बन के आए हैं, मौका मिलना चाहिए उनको भी, प्रशांत किशोर को। हाँ, देखिए तैयारी उनका है, इस बार उनकी भूमिका कुछ रहेगी, अगले बार उनकी भूमिका कुछ रहेगी, लेकिन 2 धुरी को समाप्त करने के लिए तीसरी धुरी की आवश्यकता है। जो सिर्फ जात प्रजात की बात करने वाले लोग, उनको आवश्यकता है कि विकास का भी चर्च किया जाए। तो प्रशांत किशोर क्या, आने वाले समय में तीसरा मोर्चा की बिहार में आवश्यकता है मजबूती से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए और आपने अच्छे बातें कही और लोगों को बताया भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया धन्यवाद। और वर्तमान राजनीति पे हम लोग चर्च किए। धन्यवाद। बहुत बहुत।